हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से प्यारे से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आपने अब तक में 6 वीडियो लगभग देखा होगा प्रकाश चैप्टर का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाई स्कूल का, और मात्र 2 ही सेक्शन है हाई स्कूल के फिजिक्स में, एक प्रकाश और दूसरा विद्युत धारा। प्रकाश जिसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं और विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 ही सेक्शन आपको पढ़ना है और इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे बहुत बढ़िया नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से आप सुनते हुए चलिए। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। इससे आंकिक प्रश्न बनता है, बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा है ये, और इससे 1 नंबर का ये प्रश्न पक्का हो जाता है। अगर ये नहीं आया तो आपको किसी बड़े प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दे देगा तो आपको उसमें फोकस दूरी की आवश्यकता होगी, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर लेंगे बहुत आसानी से। बहुत ही सिंपल है, ये समझ लीजिए कि एकदम से हलवा है, कूचना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। तो आपने जो है गोलीय दर्पण देखा था। गोलीय दर्पण इस प्रकार से होता है एक, और एक गोलीय दर्पण इस प्रकार से होता है। इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश लगा देते हैं, पीछे की ओर जो उभार वाला पृष्ठ है उस पर पॉलिश लग गया तो इसका ये दबा हुआ वाला पृष्ठ काम करता है। ये वाला दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा देते हैं, पीछे पॉलिश लग गया इसके, तो ये आगे से उभरा हुआ तल इसका परावर्तक तल के रूप में काम करेगा। इस प्रकार से जो दर्पण होता है ये पढ़ चुके हो, बोला करो भाई, उत्तल दर्पण कहलाता है। अंग्रेजी भी लिख दो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये अच्छा सुनो, ये दोनों जो दर्पण प्राप्त होते हैं ये कैसे प्राप्त होते हैं। एक कांच के खोखले गोले को, गेंद जैसी संरचना जो अंदर से खोखली होती है, उसको काट करके प्राप्त होते हैं। और कोई अगर गेंद जैसी संरचना है तो उसके ठीक बीचों बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। या जब आप वृत्त खींचते हैं तो वृत्त खींचते समय आप प्रकार में अपना पेंसिल लगाते हैं और पेंसिल लगाने के बाद में प्रकार का नोक एक जगह रखते हैं, फिर इसे घुमा देते हैं चारों ओर। तो जिस जगह पर आपने अपने प्रकार का नोक रखा है, जिस जगह से आपने घुमाया है, ये ठीक बीचों बीच वाला बिंदु होता है और इसको केंद्र कहते हैं, इसको इसका केंद्र कहते हैं। तो ये जो गोलीय दर्पण आपने प्राप्त किया है, ये जिस खोखले गोले का एक भाग है, कटा हुआ भाग है, उसके केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसका जो परावर्तक तल है, जितना सरफेस आपको मिला हुआ है, जितना पृष्ठ आपको मिला हुआ है परावर्तन करवाने के लिए, प्रकाश की किरणों को आपतित करने के लिए, ये इसका जो मध्य बिंदु होता है, इसको जो है इस दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको P से लिखते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये इस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। सुनो, और एक चीज आपने वृत्त में भी जाना है कि जो केंद्र होता है, केंद्र से सभी परिधि की दूरी समान होती है। ये इसका पूरा परिधि कहलाएगा। अगर ये सपोज दैट पूरा गोला होता तो ये इसका परिधि कहलाएगा। एक तरफ केंद्र से परिधि की दूरी जो है त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये केंद्र है, इसका P जो बिंदु है ये इसके परिधि पर स्थित है। तो C से लेकर के P की दूरी, ये इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण का आकार यह प्रदर्शित करता है। ये C से P की दूरी क्या है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या एक लंबाई होती है, इसका मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है। आप मात्रक परिवर्तन करना भी आपको सिखाएंगे जहां आवश्यकता पड़ेगा। और ये हाँ ठीक है, C से P की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। इसके ठीक मध्य में एक बिंदु होता है जिसको इसका फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जहां से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो उसका फोकस कहलाता है। अच्छा,
ये कहाँ काटता है, निश्चित है कि ये सी और पी के ठीक बीचों बीच से ही काट करके जाता है। तो यहाँ पर आपको मुख्य फोकस या फोकस एफ प्राप्त हो जाता है बीचों बीच में। अच्छा, एफ से जो पी की दूरी है, चूंकि एफ सी और पी का मध्य बिंदु है, तो एफ और पी के बीच की जो दूरी है ये आधी दूरी होगी किसके, सी और पी के बीच की दूरी का। ठीक, सी और पी के बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या की अंग्रेजी रेडियस होती है तो आर से लिखते हैं। और एफ से पी की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आर है ये दुगुना है किसका, एफ का। आर इज इक्वल टू 2f, आर बराबर होगा एफ के दोगुने के। हम लोगों को इस बात को सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, हेडिंग डाल दीजिए, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। अभी बोर्ड साफ करने में थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या भी दूर हो जाएगा। आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, बस सिर्फ ध्यान से सुनते रहिए, वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, और जब तक न समझ में आए तब तक वीडियो को आप रिवाइंड करके देखा करिए। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, हेडिंग हो गया होगा। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, फोकस दूरी मतलब स्मॉल का एफ। रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल डिस्टेंस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए पहले उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए कर लीजिए। पहले अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश लगा रहेगा तभी ये दर्पण बनेगा, और नहीं तो क्या बनेगा, एक पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तब अगर जो है पीछे पॉलिश नहीं लगा है तो इसमें कोई प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। प्रकाश से किरण आएगा, ठीक सामने से गुजर जाएगा, कोई प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। अगर कोई पारदर्शी कांच है जिस पर पॉलिश नहीं लगा हुआ है तो उस पर कोई प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है, आपको आर पार दिखता है, प्रतिबिंब नहीं दिखता। प्रतिबिंब देखने के लिए पीछे पॉलिश लगा होना जरूरी है, प्रकाश के किरण का टकराना उस जगह पर टकरा के लौटना जरूरी है। इसका मुख्य अक्ष बना देते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसका ध्रुव P। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इमेजिन करिए, इसका गोला ऐसे इतना बड़ा है तो इसका वक्रता केंद्र यहीं कहीं होगा। C और P के ठीक बीच में बिंदु F आपको प्राप्त होगा। ठीक, एक ठो प्रकाश का किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश का किरण ले चलते हैं। आया प्रकाश का किरण, यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद में क्या होगा, ये मुख्य फोकस से गुजरेगा, ये चला आया। ठीक है, आया, टकराया और फिर चला आया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। इसका अभिलंब से तो आप परावर्तन ज्ञात करते थे, याद करिए। ऐसे ये परावर्तक तल है, आपने समतल दर्पण लिया था और बीचों बीच में इसके अभिलंब होता है। अभिलंब से पता लगा था कि जितने अंश के कोण पर प्रकाश का किरण आ रहा है उतने ही अंश के कोण पर वह जाएगा। अगर 0 पर आ रहा है तो 0 पर जाएगा, मतलब अभिलंब से अगर आ रहा है तो अभिलंब से ही जाएगा। ठीक है, इसका अभिलंब कहाँ से होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। इसका अभिलंब जो है इसके वक्रता केंद्र से उस बिंदु को मिला दीजिए, वक्रता केंद्र को उस बिंदु से मिला दीजिए, ये इसका अभिलंब होता है। अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं अंग्रेजी में, और कैपिटल एन से दर्शाते हैं अभिलंब को। ये इसका अभिलंब हो गया। ठीक, अच्छा, अभिलंब से पता लगता है कि आपतन कोण कितना है और परावर्तन कोण कितना है। जितने अंश के कोण पर प्रकाश का किरण आ रहा है वो आपतन कोण, और जिस कोण पर जा रहा है वो परावर्तन कोण। अभिलंब से जितने अंश के कोण पर जा रहा है
वो परावर्तन कोण। ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब से अगर हम देखें तो ये बन रहा है आपतन कोण I, और ये है जाने वाला प्रकाश का किरण, तो ये कोण कहलाएगा परावर्तन कोण R। कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। परावर्तन का एक नियम होता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। ठीक, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन कर लीजिए। सूत्र को प्राप्त करना है हम लोगों को, ये बताना है कि R जो है वो F का 2 गुना है। नाम लिख दीजिए सभी का। ये जो परावर्तक बिंदु है इसको नाम दे दीजिए कोई बढ़िया सा, चलिए S नाम दे देते हैं। ठीक, P तो है जी, T। ठीक, चलिए देखिए कोण TSC, TSC मतलब TSC ये वाला कोण, कोण TSC ये बराबर होगा किस कोण के? कोण CSF, कोण CSF। अच्छा, डेरिवेशन करने से पहले आपको इसका माना लिखना होता है। एग्जाम में अगर आप कर रहे हैं तो इसका माना लिखिएगा। माना में क्या है? मान लिया कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, TS आपतित किरण है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजरती है। ठीक, C दर्पण का वक्रता केंद्र है और P अवतल दर्पण का ध्रुव है। ठीक, उसके बाद में आप माना इतना लिखने के बाद में फिर आप ये डेरिवेशन शुरू करेंगे। अगर माना नहीं याद हुआ हो, भूल गए हो, तो फिर से वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लो। कोण TSC ये बराबर होगा कोण CSF के। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ऐसा कौन कहता है? ऐसा परावर्तन का नियम कहता है। परावर्तन के नियम से। अच्छा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। एक चीज और, अगर दो समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से और कोई एक रेखा इसे काट रहा है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होता है, इसको कहते हैं एकांतर कोण। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और बीच में किसी एक रेखा द्वारा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद किया जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों को ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। यहाँ पर अगर कोण I बन रहा है, कोण TSC ये बराबर हो जाएगा कोण SCF के, इस कोण के होगा ना। ये दोनों एकांतर कोण, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये एक लाइन है अभिलंब जो है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण बन रहे हैं। कोण TSC ये बराबर हो जाएगा कोण SCF के। लिख देना एकांतर कोण। अच्छा, अब आप त्रिभुज देख लीजिए। त्रिभुज SCF में ये वाला कोण तो ये I के बराबर हो गया। त्रिभुज SCF में I और R ये दो कोण ज्ञात हैं और I और R आपस में बराबर होते हैं। तो मतलब कि इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए। चलो इसी से लिख लो कि TSC बराबर CSF है और TSC बराबर SCF है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। इसको लिख दीजिए, कि समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से आपको मिल जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त होगा? TSC का दोनों मान है, TSC बराबर है CSF के, TSC बराबर है SCF के, तो मतलब CSF और SCF भी आपस में बराबर होंगे। CSF बराबर हो जाएगा त्रिभुज SCF। अब आप लिखेंगे त्रिभुज के नियम से तब लिख दीजिए, तब त्रिभुज के नियम से बराबर कोण के सामने, त्रिभुज कहता है कि बराबर कोण है अगर किसी त्रिभुज में, तो दो कोण अगर बराबर हैं तो उन दोनों के जो सामने की भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। ये दोनों कोण I और R आपस में बराबर हैं, I R के बराबर होता है परावर्तन के नियम से।
तो ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा एफ एस या एस एफ कहिए, एक के बात है, चाहे एफ एस कहिए चाहे एस एफ कहिए, और सी एफ, इसके सामने की भुजा सी एफ, ये आपस में बराबर होगा। सी एफ बराबर हो जाएगा किसके? एफ एस के। अच्छा, यदि जो है एस सन्निकट हो पी के, यदि यस कामा लगा दीजिए पी के सन्निकट हो, नजदीक हो, उस स्थिति में ये जो एफ एस होता है ये एफ पी के बराबर होगा। एफ एस किसके बराबर होगा? एफ पी के। उस स्थिति में एफ एस एफ पी के बराबर होगा, यहाँ कर लीजिए सन्निकट हो, तब एफ एस बराबर हो जाएगा एफ पी। एफ एस किसके बराबर हो जाएगा? एफ पी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ये समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब आप समीकरण 3 और 4 को अगर देखिए तो आप क्या देख रहे हैं कि एफ एस बराबर है सी एफ के और एफ एस बराबर है एफ पी के। एफ एस बराबर है सी एफ के और फिर दूसरी स्थिति में एफ एस बराबर है एफ पी के, तो मतलब कि ये सी एफ और एफ पी भी आपस में बराबर होंगे। सी एफ बराबर एफ पी होगा। चलिए अब हम लोग इसलिए सी पी, सी से पी की दूरी, सी से पी की दूरी, तो इसमें दो दूरियां हैं, देख लीजिए। एक तो दूरी है सी से लेकर के एफ तक, फिर दूसरी दूरी है एफ से लेकर के पी तक। इन दोनों दूरियों को जोड़ दीजिए तो ये पूरी दूरी, यानी कि पूरा जो आपका वक्रता त्रिज्या है, ये पूरा वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। सी पी बराबर होगा सी एफ प्लस एफ पी। सी पी ये बराबर हो गया, चूंकि सी एफ किसके बराबर है जी? एफ पी के, तो ये हो जाएगा एफ पी प्लस एफ पी, तो सी पी बराबर हो जाएगा 2FP। ठीक, सी पी बराबर हो जाएगा 2FP। सी पी क्या है? चूंकि सी पी बराबर कैपिटल आर, ब्रैकेट में लिख दो वक्रता त्रिज्या, तथा एफ पी बराबर लिख दो स्मॉल एफ, ब्रैकेट में लिख दो फोकस दूरी, होता है ना। तो सी पी हो गया कैपिटल आर और 2FP है, मतलब कि 2F। एफ पी का मान है एफ, एफ पी को एफ से लिखते हैं। ये सूत्र आपको प्राप्त हो गया, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2F। अब यही फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। चलिए उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला सिद्ध करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बोर्ड को इरेज कर लिया जाए। बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण के लिए उसके वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का निगमन कीजिए, उत्पत्ति कीजिए, या r बराबर 2F किस तरह प्राप्त होता है। ये 2 नंबर का प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है और उत्तल दर्पण के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अवतल दर्पण के लिए भी आपने सीखा। चलिए उत्तल दर्पण के लिए भी r बराबर 2F सूत्र का निगमन कर देते हैं। r बराबर 2F कैसे प्राप्त होता है उत्तल दर्पण के लिए? तो एक उत्तल दर्पण ले लीजिए, ये हो गया सर उत्तल दर्पण। इसके पीछे वाले तल पर जो दबा हुआ तल है, इस पर पॉलिश लगा दीजिए। ठीक है, अरे जल्दी जल्दी लगा दीजिए पॉलिश। इतना पॉलिश अगर फुटपाथ पर लगाए होते तो 1 साल में ही नाव खरीद लेते। कभी सुने हो इस बात को? ध्यान से सुना करो। अच्छा ठीक, ये आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का ये सामने वाला जो पृष्ठ है ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को इसका ध्रुव कहते हैं और इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इमेजिन करिए इस तरीके से, ये आपका ये गोला बनेगा और गोले का जो केंद्र होता है वही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ कहीं बनेगा। मुख्य अक्ष ये हो गया। जो रेखा P और C को मिला दे वो क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। ठीक, इस पर किरण किस ओर से आएगा? P और C के बीचों बीच में इसका फोकस F होता है।
किरण किस ओर से आएगा, परावर्तक तल के सामने से आता है, ये इसका परावर्तक तल है, पीछे तो पॉलिश लगा हुआ है। परावर्तक तल पर ये प्रकाश का किरण आपतित हो रहा है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश का किरण कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। तो इसमें देखो परावर्तक तल के पीछे मिल रहा है, पॉलिश की ओर इसका जो है फोकस है, तो इस जगह पर पीछे हम लोग इमेजिन करेंगे ये प्रकाश का किरण ऐसे लौट जाएगा। और खुद भी कल्पना करके ये सोच सकते हो कि अगर इस तरह से उभरा हुआ पृष्ठ है, इस पर कोई चीज़ आपतित होगा तो वो घूम करके ऊपर की ओर ही जाएगा। तो प्रकाश का किरण ये आया, इस जगह पर टकराया, टकराने के बाद में फिर ये ऐसे घूम गया ऊपर की ओर, ये फोकस पर नहीं मिल रहा है। हम लोग इसकी कल्पना कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं कि फोकस पर ये इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, इस बिंदु पर आप जो है एक अभिलंब खींच दीजिए। अभिलंब से आपतन कोण और परावर्तन कोण ज्ञात होता है, तो इस पर ये अभिलंब नाम हो गया इसका n, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये अभिलंब है, ये क्या है, ये आपतित किरण है, सॉरी परावर्तित किरण। अच्छा, आपतन कोण ये है, अभिलंब से आने वाली किरण का बना कोण आपतन कोण ये I है। अभिलंब से जाने वाली प्रकाश किरण का कोण अपवर्तन कोण ये R है, सॉरी परावर्तन कोण R है। क्या हो रहा है जी, अभी इसके बाद में फिर आपको अपवर्तन ही पढ़ना है, परावर्तन के बाद में अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद में फिर आप लेंस पढ़ेंगे। लेंस पढ़ने के बाद मानव नेत्र दृष्टि दोष, उसके बाद में प्रिज्म, इतना पढ़ने के बाद में फिर आप प्रकाश चैप्टर से मुक्ति मिलेगी आपको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और रुचिकर है। चलिए ध्यान से सुनिए, प्रकाश का किरण ये आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, ये इस तरह से फिर परावर्तित हो गया। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरता है, ये देखिए कल्पना करने पर ये फोकस से आ रहा है। इस बिंदु पर जो परावर्तक बिंदु है, इस पर हमने एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब से हमको I और R ज्ञात हुआ, I और R आपस में बराबर होते हैं। ठीक, चलिए इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। नाम सबको दे दीजिए, ये हो गया R S, परावर्तक बिंदु हो गया S, ये हो गया T, और कुछ छूटा? कुछ नहीं छूटा। ठीक है, इसके लिए माना लिख दीजिएगा। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, M1 M2 इसका द्वारक कहलाता है। द्वारक क्या होता है? पूरा क्षेत्रफल। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इस पर एक RS किरण आपतित हो रही है और जिसका TS परावर्तक किरण है, और NSC ये पूरा क्या है, इस बिंदु पर अभिलंब है। ठीक है, जिसका लिख दीजिएगा फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ये स्मॉल f है, वक्रता त्रिज्या इसका ये कैपिटल R है। ठीक, अब इसमें आप देखिए ये जो कोण बन रहा है दो रेखाओं के इंटरसेक्शन से बन रहा है। एक ये रेखा गई है, एक ये रेखा गई है। कभी दो रेखाएं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से, इसी के अनुरूप बना देते हैं, ये और ये अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ठीक है, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है। इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, इस कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये कोण आपस में बराबर होता है, ये कोण भी आपस में बराबर होता है, इसको भी शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो इस तरह से आपने गणित में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 से है ये दोनों कोण। ये R है तो ये वाला कोण क्या होगा जी? R होगा। क्यों होगा? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बना हुआ कोण है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए लिख दीजिए इस बात को, कोण TSN ये बराबर होगा किस कोण के? कोण FSC के। FSC क्यों बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और देखिए
ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों क्या हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये एक रेखा जो इन दोनों को टच कर रही है, इस तरीके से हैं दो रेखाएं, और यहाँ से एक रेखा निकल रही है जो इसको टच करते हुए ये जा रही है। इस तरीके से आकृति बना हुआ है। आप इन दोनों रेखाओं को और इस रेखा को देखिए, आप अभिलंब को, ये दोनों रेखाएं और अभिलंब MC, ये अभिलंब MC और ये दोनों रेखाएं, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये अभिलंब है आपका NC। यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इस बात को भी लिख दीजिए, कोण NSR, एंगल NSR ये बराबर हो जाएगा कोण, अच्छा इसको ये भी TSN, ये कौन सा कोण है? ये परावर्तन कोण R है, R भी लिख लीजिए इसी समय। NSR कहाँ गया जी? अच्छा ये है NSR, ये बराबर हो जाएगा कोण SCF, इस कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा I। लिख देना, चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसको भी कोई नाम दे दो, ये भी, चूंकि RS समांतर है AB के। ठीक, TSN और NSR, चूंकि I = होता है R, लिख देना परावर्तन के नियम से I और R आपस में बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में आप देखिए, यहाँ पर कोण I बन रहा है, यहाँ पर कोण R बन रहा है, इसलिए त्रिभुज SFC में बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। R के सामने की भुजा FC और I के सामने की भुजा है FS। ठीक है, FS बराबर हो जाएगा FC के। I और R आपस में बराबर होता है, तो त्रिभुज FSC में ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा। ये भुजा है FC, ये भुजा है FS, FC बराबर हो जाएगा FS के। अच्छा सुनो, ये तो ठीक है, अगर ये जो यस है ये सन्निकट हो P के, ये जो परावर्तन बिंदु है आपका, ये अगर सन्निकट होता है P के, उस स्थिति में यदि S P के सन्निकट हो तब क्या होगा? यदि यस P के सन्निकट होगा तो ये जो भुजा है FS ये बराबर हो जाएगा PF के, उस स्थिति में बराबर हो जाएगा जी, नोट कर दीजिए। तब क्या होगा? FS बराबर होगा PF के, तब FS बराबर हो जाएगा PF के। ठीक, अच्छा तब ये जो पूरी दूरी है PC बराबर क्या होगा? PF प्लस FC होगा, PF प्लस FC, PF प्लस FC। अच्छा PF बराबर है, PF किसके बराबर है? PF और FC। FS बराबर है FC के, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, और FS बराबर है PF के, ये समीकरण नंबर 2। FS बराबर है FC के और FS बराबर है PF के। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों जो है FS का मान बता रहे हैं, और दोनों में देखिए यहाँ पर FS बराबर है FC के और FS बराबर है PF के। इसका मतलब ये हुआ कि PF और FC आपस में बराबर होंगे, PF और FC क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब लिख दीजिएगा समीकरण
1 तथा 2 से PF बराबर होगा FC के, इसलिए PC बराबर हो जाएगा FC प्लस FC, FC प्लस FC, PC बराबर FC प्लस FC। अच्छा, तो ये FC का मान क्या है जी? FC बराबर हो जाएगा PC बराबर, अच्छा PC क्या है? पूरा वक्रता त्रिज्या है, ये कैपिटल R, FC क्या है? स्मॉल f प्लस स्मॉल f, तो R बराबर हो जाएगा 2f। इसमें एक चीज़, आप FC की जगह पर PF ही यूज करना है, इन दोनों को PF के रूप में लिख लेना, PF प्लस PF। चलिए कर देते हैं, इसको लिख लीजिए PF प्लस PF, तो PC बराबर हो जाएगा, यहीं पर लिख दीजिए डायरेक्ट PF प्लस PF। अब ये PC R है, PC क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और PF क्या है? फोकस दूरी है। R बराबर 2F। ठीक।